हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नवीन पाठक, फैकल्टी ऑफ यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट गोरखपुर। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 ऑफ क्लास 7th के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हम लोग कवर कर लिए थे एक्सरसाइज 4.1 का क्लास 7th का। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मीन्स हम p की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू एज्यूम करेंगे, पुट करेंगे और चेक करेंगे कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ आ रही बात। p की पॉसिबल वैल्यू को हम पुट करेंगे एज्यूम करके और देखेंगे कि जो आपको इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखते हैं। पहला दिया है 5p + 2 = 17। पहला हम करके आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रायल एंड एरर मेथड से। क्या हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको दिया है 5p + 2 = 17। हमको इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे क्या कौन सी p की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो पहले हम ले लेते हैं व्हेन p = 1। व्हेन p = 1 तो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 5 × 1 + 2 = 17। ठीक, 5 × 1 p के जगह पे 5p का मतलब क्या है, 5 × p और p की वैल्यू मैंने क्या ले लिया 1। तो क्या हो जाएगा 5 × 1, p की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 1 और +2। 5 × 1 + 2 कितना हो जाएगा 5 × 1 का मतलब हो गया 5 और +2 करेंगे तो 7 आएगा। 7 कभी भी 17 के इक्वल नहीं होगा, दिस इज़ द इम्पॉसिबल। 5 + 2 क्या होगा 7 होगा, ना कि 17 होगा। यानी कि जो ये स्टेटमेंट लिखा है वो क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। समझ आ रही बात। इसका मतलब p = 1 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर p = 1 इज नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरा बात, अब p की वैल्यू मैंने क्या लिया 2 लिया। p की वैल्यू जब 2 लिए तो क्या हो गया 5 × 2 + 2 = 17। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, 5 है, p की जगह पे मैंने p की वैल्यू डाल दिया। p की वैल्यू अभी क्या लिए हैं 2 लिए। तो 5 2 जा क्या हो गया 10 हो गया और 10 और 2 कितना हुआ 12 हुआ। 12 कभी 17 के इक्वल नहीं होगा। ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि p = 2 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब आगे इसी तरीके से हम चेक करते जाएंगे। अब हम p = 3 लेते हैं। व्हेन p = 3 लिए तो क्या हो जाएगा, देखो फिर वहीं पुट करेंगे। 5p है, 5p मतलब 5 × p, p की जगह पे 3 लिखेंगे +2। 5 3 जा 15 हो गया और 15 + 2 17। ये ट्रू है कि नहीं ट्रू है, 100% ये ट्रू है। समझ आ रही बात। ठीक है, तो देयरफॉर p = 3 इज द सॉल्यूशन, तो अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। p = 3 इसका क्या है सॉल्यूशन है। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालना है एरर और ट्रायल और एरर मेथड से। अलग अलग p की वैल्यू हम रखेंगे और देखेंगे किस पॉइंट पे स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। समझ आ रही बात। तो हमने देखा p की वैल्यू 3 पे स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, यानी कि p = 3 इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट दिया है 3m - 14 = 4। अब
देखो इसमें पहली बात देखो, हम बड़ी वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर छोटी वैल्यू रखेंगे तो बहुत लंबा हमको रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 इतना तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये जाके स्टेटमेंट कहाँ से ट्रू होगा। देखो ध्यान से, 3 5 जा 15, 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा। अगर 3 6 जा 18 किए तो 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी 6 पे जाके आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो आप चाहो तो 1 2 3 4 5 6 रख के देखो, या डायरेक्ट भी स्किप करके भी रख सकते हो। 1 रखने के बाद 3 रखो, 3 रखने के बाद 4 रखो, समझ आ रही बात, 5 रखो, 6 रखो, जैसे भी आपको रखना है रखो। लेकिन देखना है किस पॉइंट पे m की किस वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आगे बात समझ में। अब देखो इस तरीके से हम ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें जैसे कहा वैसे बनाना है। द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। इज का मतलब इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9, यानी कोई नंबर x और 4 का सम किसके बराबर है, 9 के इक्वल है। तो इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो क्या दिया है आपको। पहला स्टेटमेंट दिया है सम ऑफ नंबर x, नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ नंबर x एंड 4, यानी x प्लस 4, x और 4 को ऐड करने पे इक्वल किसके आता है, 9 के। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ आ रही है, इस तरीके से हमें इक्वेशन क्या हो गया, फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी तरीके से देखो दूसरा दिया है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। दूसरा दिया हुआ है आपको, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1। ये सेकंड पार्ट आपको देखो दिया हुआ है, सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। वेरी सिंपल, 2 को किससे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, y से, तो किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल। तो इसको हम लिख लेंगे y माइनस 2, यानी 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया y से, तो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। समझ आ रही बात। इसी तरीके से देखो आगे 10 टाइम्स ऑफ a इज 70। थर्ड पार्ट दिया है 10 टाइम्स ऑफ a इज 17, यानी कि a का 10 टाइम्स, a का 10 टाइम्स। तो ये इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 10 टाइम्स a का मतलब हो गया 10a, 10 टाइम्स a का मतलब हो गया 10a इक्वल टू किसके है, 70। समझ आ रही बात। ये इक्वेशन आपका बन गया थर्ड का इक्वेशन ये बनेगा। फिर उसके बाद देखो फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ आपको कह रहा है, देखो ध्यान से, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6, यानी b को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर देता है, 6 देता है। यानी नंबर b इज डिवाइडेड को हम ऐसे लिख सकते हैं अपन बाई 5। जब b को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इक्वल किसके आता है, 6 के इक्वल आता है। b अपान 5 इक्वल टू क्या हो गया, 6। ये आपका इक्वेशन बन गया। इस तरीके फोर्थ पार्ट हो गया। इसी तरीके से आप देखो फिफ्थ पार्ट दिया है 3/4 ऑफ t, 3/4 ऑफ t, 3/4 ऑफ t। फिफ्थ पार्ट देखिए 3/4 मतलब 3/4 ऑफ t, ऑफ t का मतलब हो गया, ऑफ मतलब इंटू t, 3/4 ऑफ t किसके बराबर दिया है, इज 15, यानी इक्वल टू 15। तो 3/4 इंटू टी इक्वल टू क्या हो गया, 15 हो गया। या इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 3/4 टी इंटू टी का मतलब उसमें हम बिना कुछ लगाए सीधे डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 टी। इसका मतलब यही होता है 3/4 मल्टीप्लाई बाई टी, 3/4 टी इक्वल किसके है, 15। या ये लिखें या ये लिखें, दोनों एक ही बात है। समझ आ रही बात। तो इस तरीके से जितने भी आपको दिए हुए हैं, नाइन्थ वाला हम उसी का देख लेते हैं। नाइन्थ पार्ट आपका क्या दिया है, इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 of z you get 30। देखिए क्या दिया हुआ आपको, दिया हुआ है इफ़ यू ऐड 3, नाइन्थ पार्ट लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 4, इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 of z, 1/3 of z का मतलब 1/3 z,
यू गेट 30, यानी कि 9th पार्ट में देखिए क्या लिख सकते हैं आप, 9th पार्ट में आप लिख सकते हैं इफ़ यू ऐड, क्या ऐड कर रहे हो 3, किस में ऐड कर रहे हो 1/3 ऑफ जेड, 1/3 ऑफ जेड का मतलब हो गया ये 1/3 जेड में क्या ऐड कर रहे हो 3 ऐड कर रहे हो। इफ़ यू ऐड 3 1/3 ऑफ जेड तो आपको क्या मिलेगा यू गेट 30, यानी यह किसके इक्वल होगा 30 के। ये आपका इक्वेशन बन गया। इस तरीके से आपको सारे इक्वेशन बनाने हैं, आप बना लो, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अभी आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ था, इक्वेशन बनाने थे, अभी आपको इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है और किस फॉर्म में लिखने हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया है p+4 = 15, तो आप क्या लिख सकते हो सम ऑफ द नंबर्स, ध्यान से सुनो, सम ऑफ द नंबर्स वही लिखोगे भी, सम ऑफ द नंबर्स p and 4 is 15, सम ऑफ द नंबर्स p and 4 is 15। अच्छा m-7 = 3 दिया है तो क्या लिख दिए, उसी तरीके से जैसे आपको क्वेश्चन में दिया 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y is 8, उसी तरीके से सेम उसी तरीके से आप लिख दोगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m is 3, m-7 = 3 को आप स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिख दोगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m is 3। एक मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे दिया हुआ है p+4 = क्या 15, क्वेश्चन नंबर 5th का ये फर्स्ट पार्ट है। अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे क्या द सम ऑफ नंबर्स p and 4 is 15। इस तरीके से आप लिखना है, ये आपका आंसर होगा। समझ आ रही बात। इसी तरीके से सारा यहाँ पे m-7 = 3 लिखा हुआ है, क्या लिखोगे 7 is subtracted from m, 7 is subtracted from m is 3। अब 2m = 7 लिखा है, क्या लिखोगे 2 times of m is 7, 2 times of m is 7। m/5 = 3 लिखा है तो क्या हो जाएगा, इसी तरीके से द नंबर m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3, द नंबर m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3, और 3m/5 = 6 दिया है, यानी 3/5 m है, ये क्या है 3/5 ऑफ m इज 6, 3/5 ऑफ m इज 6। अब ये देखो दिया है 3p+4 = 25 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख दोगे 4 इज एडेड, या इस तरीके से लिख सकते हो इफ़ यू ऐड 4 to 3 times of p, if you add 4 to 3 times of p you get 25, you get 25। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हो if you subtract 2 from 4 times of p you get 18। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी लिख सकते हो p/2 + 2 = 18 लिखा है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो when 2 is added to half p, 1/p/2 का मतलब होता है हाफ p, you get 8। क्या लिख सकते हो if 2 is added to half p you get 8। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट को लिख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इक्वेशन सेटअप करने हैं, कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं जिसमें आपको क्या करना है इक्वेशन सेटअप करना है। देखो दिया है सेटअप द एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस दिया हुआ है पहला केस दिया है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 times द मार्बल परमित हैज, इरफान हैज़ 37 मार्बल। अब देखो दो चीज़ें दिया हुआ है, एक इरफान के पास जो मार्बल्स की संख्या दी हुई है, जो नंबर्स दिए हुए हैं वो किसके रिस्पेक्ट में दिए हैं, परमित के पास जो मार्बल्स की संख्या है उसके रिस्पेक्ट में दिए हैं, और एक एग्जैक्ट नंबर पता है इरफान के पास 37 मार्बल्स। तो सबसे पहले हम क्या करें, किसके पास मार्बल्स की संख्या अननोन है, इसमें आपको ब्रैकेट में हिंट भी दे दिया, अगर हिंट नहीं दिया होता तब भी हम कर लेते हैं। ब्रैकेट में आपको हिंट दे रखा है टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल, यानी जो नंबर ऑफ मार्बल्स परमिट्स के पास हैं उसको क्या मान लेना है m मान लेना है। तो चलिए मान लेते हैं
वैसे हम जिसकी मार्बल की संख्या नहीं पता है, जिसके पास मार्बल की संख्या नहीं पता है, उसी की मार्बल्स को मानते हैं। यहाँ देखो इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं वो तो हमें पता है 37 है, लेकिन मुझे बस यही नहीं पता है कि परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं। तो सबसे पहले हम परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं उसको हम एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं, इसमें साफ साफ दे दिया है कि आपको क्या एज्यूम करना है, यम ही एज्यूम करना है। मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल्स पर विथ परमीत बी एक्स। मान लिया कि परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, एक्स मार्बल, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ परमीत कितने हो गए, एक्स। अब देखो कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन पे फोकस करोगे, जिसमें दिया है इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर, यानी उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा हैं। किससे 7 मार्बल ज़्यादा हैं, देन 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल्स परमीत है, जितना परमीत के पास मार्बल है उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा है। तो सिंस इरफान हैज़ Irfan has 7 marbles more than 5 times the marble Parmit has. The marble तो therefore number of marbles with इरफान। अब इरफान के पास कितने मार्बल्स होंगे भाई, देखो 7 मार्बल्स मोर हैं यानी +7 है, 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं +7 मार्बल्स हैं। किससे +7 है, मोर देन 5 टाइम्स, 5 टाइम्स आप मार्बल्स परमित है। अब परमित के पास कितने मार्बल्स हैं, एक्स मार्बल्स हैं, परमित के पास कितने मार्बल्स हैं, एक्स मार्बल हैं, तो उसके 5 टाइम्स कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। 5x से ज़्यादा 7 मार्बल हैं, यानी 5x + 7 मार्बल्स हैं किसके पास, इरफान के पास। इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, 5x + 7। जैसे मान लो सपोज करो अगर 2 मार्बल्स हैं परमित के पास, तो इरफान के पास कितने मार्बल्स होंगे, उसने कहा है सीधे सीधे उसके पास 7 मार्बल्स मोर हैं 5 टाइम्स ऑफ द इरफान, यानी सीधी सी बात है इरफान के पास हो जाएंगे 5 × 2 = 10 + 7 यानी 17 मार्बल्स हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने माना इरफान के पास x मार्बल हैं, परमित के पास x मार्बल हैं, तो इरफान के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, 5x + 7 मार्बल्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि इरफान के पास 37 मार्बल हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 5x + 7 जो किसके इक्वल हो जाएगा, 37 के, क्योंकि जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग उसके पास कितने मार्बल्स होने चाहिए, 5x + 7 होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन एकदम क्लियर कर दिया है कि इरफान के पास 37 मार्बल ही हैं, यानी यह जो आपका मार्बल की संख्या वो किसके बराबर होगी, 37 के बराबर होगी। यानी कि यह इक्वेशन क्या हो गया, सेटअप हो गया। इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, केवल हमको इक्वेशन सेटअप करके छोड़ देना है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लक्ष्मीज फादर इज 49 years old, ही इज 4 years older than 3 times, 4 years older मतलब ज़्यादा हैं, 4 साल ज़्यादा हैं, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज के 3 टाइम से 4 years ज़्यादा हैं, यानी लक्ष्मी के एज का 3 टाइम्स करके उसमें 4 years जोड़ दिया जाए, लक्ष्मी के एज का 3 टाइम्स करके उसमें 4 years ऐड कर दिया जाए तो उसके फादर की एज आ जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है लक्ष्मी की एज पता होना, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लक्ष्मी की एज कितनी है, y years है, मान लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट मान लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ लक्ष्मी बी y years।
मान लिया कि लक्ष्मी की प्रेजेंट एज क्या है, y ईयर्स है। अब देखो सिंस हर फादर इज कितने ईयर्स ओल्डर है, 4 ईयर्स ओल्डर है, 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ हर एज, 3 टाइम्स ऑफ हर एज, उसकी एज की 3 टाइम्स से 4 साल बड़े हैं, उसके एज का 3 टाइम्स करने के बाद 4 साल बड़े हैं, तो उसके एज का 3 टाइम्स करके हम उसमें 4 क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो हो जाएगा, पहले लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स करेंगे, लक्ष्मी की एज कितनी है, y ईयर्स है, तो इसका 3 टाइम्स हो गया 3y, और उसमें क्या ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि 4 ईयर ओल्डर हैं, अगर यंगर होते तो सब्ट्रैक्ट कर देते, ओल्डर हैं तो +4 कर देंगे, ये फादर की एज आ गई। अब देखो क्लियरली क्वेश्चन में ये तो हमें जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन के हिसाब से लक्ष्मी के रिस्पेक्ट में फादर की एज आ गई, लक्ष्मी के एज के रिस्पेक्ट में फादर की एज आ गई 3y + 4, लेकिन हमें एग्जैक्ट पता है कि लक्ष्मी के जो फादर की एज है वो कितनी है, 49 ईयर्स है, तो यानी कि यह जो एज है 3y + 4 वो किसके बराबर होगा, 49 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया 3y + 4 इक्वल टू क्या, इक्वल टू 49, इक्वल टू 49, ये आपका इक्वेशन क्या होगा, सेटअप। इस तरीके से आपको इक्वेशन सेटअप करना है। अब देखो इसी तरीके से क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट देखो क्या है, क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको कह रहा है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इज हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट +7, यानी जो लोवेस्ट मार्क्स है उसका ट्वाइस करके उसमें अगर 7 ऐड कर दें तो हाईएस्ट मार्क्स आ जाएगा क्लास का, जो हाईएस्ट मार्क्स है क्लास का, जो बच्चा हाईएस्ट मार्क्स पाया है क्लास का वो लोवेस्ट मार्क्स के, जो बच्चा लोवेस्ट मार्क्स पाया है उसके ट्वाइस से 7 अधिक है, यानी उसके मार्क्स का ट्वाइस कर दिया जाए, ट्वाइस करने के बाद फिर 7 ऐड कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोवेस्ट स्कोर को मान लेंगे, तो चलो मान लिया, लेट लोवेस्ट मार्क्स ऑफ द क्लास BX, क्लास BL मानने के लिए कहा, तो चलो L ही मान लिया, लेट द लोवेस्ट मार्क्स ऑफ क्लास BL मान लिया ऐसे। अब देखो सीधा सीधा कंडीशन क्या है कि जो हाईएस्ट मार्क्स है, सिंस जो हाईएस्ट मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स ऑफ क्लास इज ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट +7 है, लोवेस्ट मार्क्स +7 है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हाईएस्ट मार्क्स जो हो जाएगा क्लास का, जो हाईएस्ट मार्क्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले हम लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस करेंगे, लोवेस्ट मार्क्स का यानी L का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, और +7, 2L + 7। अब देखो लेकिन हमें कंफर्म पता है कि क्लास का जो हाईएस्ट मार्क्स है वो कितना है, द हाईएस्ट स्कोर इज 87, हमें क्लास का हाईएस्ट मार्क्स हमें पता है कितना है, 87, यानी कि जो ये हाईएस्ट मार्क्स हमने निकाला है वो किसके बराबर होगा, 87 के बराबर होगा, यानी हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2L + 7 इक्वल किसके हो जाएगा, 87, दैट इज आवर आंसर। समझ आ रही बात, इस तरीके से हमने इक्वेशन को क्या कर दिया, फ्रेम कर दिया, इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, अभी हमें केवल इक्वेशन को फ्रेम करना है, केवल यहाँ पे इक्वेशन सेटअप करना था। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। आगे बात समझो। अब देखो इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का, और एक्सरसाइज का भी लास्ट है 4th पार्ट। देखो 4th पार्ट क्या कह रहा है, 4th पार्ट आपको कह रहा है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द
वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। एंगल बी इन डिग्री, आपको बेस एंगल को क्या मान लेना है, बी मान लेना है। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल तुम जानते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, वर्टेक्स एंगल डिफरेंट होता है। तो सीधी सी बात है, कह रहा है जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है। वर्टेक्स एंगल क्या है, ट्वाइस है, किसके, बेस एंगल का। तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट द ईच ऑफ द बेस एंगल एंगल बी एक्स। अब देखो अगर मैंने बी मानना है बेस एंगल को, यहाँ पे आपको कंडीशन दे दिया कि बी एज्यूम करना है, तो ये आपका बेस एंगल हो गया, ये बी हो गया, ये भी क्या हो गया, बी हो गया, ये आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखो उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद कह रहा है कि जो वर्टेक्स एंगल है वो क्या है, ट्वाइस है। सिंस वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ बेस एंगल, तो देयरफॉर वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा, वर्टेक्स एंगल हो जाएगा आपका 2b। वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा, 2b। अब देखो आप जानते हो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। देन ये देखो एक एंगल b प्लस दूसरा एंगल भी क्या, b प्लस तीसरा एंगल क्या, 2b, किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। या अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहोगे तो आएगा क्या, 4b इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका इक्वेशन सेटअप हो गया। समझ आ रही बात। तो इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया और इसको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लोगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।